हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू KSR तानिया एजुकेशन। दिस इज़ कृषा। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th कॉमर्स का OCM गुजरात बोर्ड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, या तो बिजनेस स्टडीज़ उसको हम बोल सकते हैं। हम लोग पहुँचे हैं चैप्टर नंबर 11, जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर है और उसका भी पार्ट नंबर 2 है। जो इससे पहले वाला पार्ट था उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट, उसकी डेफिनेशन, प्लस ओनर्स की तरफ क्या जिम्मेदारी है, इन्वेस्टर्स की तरफ क्या जिम्मेदारी है और एम्प्लॉयज़ की तरफ क्या जिम्मेदारी है, इतना डिस्कस हो चुका है। मैं पिन कर दूंगी आई बटन में। अगर आपको कोई दिक्कत है, समझना चाह रहे हैं, तो आप जा कर के समझ सकते हैं। अब बात करेंगे हम आज कि कस्टमर्स की तरफ, सप्लायर्स की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ और सोसाइटी की तरफ, और बाकी के ये 2 पॉइंट्स जो हैं हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो शुरुआत करें। तो सबसे पहला जो आज का स्टार्टिंग पॉइंट है कि बिजनेस का कस्टमर्स की तरफ क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कोई भी बिजनेस कस्टमर्स के बिना इमेजिन किया ही नहीं जा सकता, इतना तो हमको पता है। किसी भी बिजनेस का सेंटर पॉइंट जो है, एग्जिस्टेंस है ही क्यों बिजनेस का, कस्टमर की तरह वजह से। इसीलिए कस्टमर को किंग ऑफ मार्केट भी कहा जाता है। तो सब जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, हमारी बिजनेसमैन की कस्टमर्स की तरफ जो जिम्मेदारियां हैं वो समझते हैं। कि सबसे पहला है प्रॉपर प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करना। ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट और सर्विस दें। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनको अच्छे से पैक करके दें, वेट आपका सही हो, विदाउट एडल्ट्रेशन आप दें, मतलब कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, ताकि आपके कस्टमर्स की नीड सेटिस्फाई हो सके। सेकंड है, आपको उनसे रीजनेबल प्राइस चार्ज करना है, ताकि कस्टमर का भी एक प्रॉपर सेटिस्फैक्शन बना रहे और साथ साथ में प्रोड्यूसर को भी रिटर्न मिलता रहे। मतलब ऐसा प्राइस होना चाहिए जो ना कि कस्टमर को हाई लगे, ज़्यादा लगे, और ना ही प्रोड्यूसर के लिए नुकसानदायी हो। आज के कंपटीशन में रीजनेबल प्रॉफिट सबको चाहिए सरवाइव करने के लिए। अगर आप अपने बिजनेस को चलाना चाहते हैं आगे, तो प्रॉफिट होना ज़रूरी है। लेकिन साथ-साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि आप इतना भी ज़्यादा ना कर दें, ताकि आपके कस्टमर्स ही भाग जाएँ। आपको उनसे रिकवर करना है, लेकिन ज़्यादा नहीं रिकवर करना, जितना रीज़नेबल है बस उतना, ठीक है? थर्ड नंबर आता है कि आपको मार्केट में सप्लाई को बनाए रखना है। कभी-कभी आर्टिफिशियल स्कैरसिटी बनाई जाती है। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी का मीनिंग होता है, हम जानबूझ के चीज़ों को कम बताते हैं। आपको पता होगा, जैसे ऑनियंस आते हैं मार्केट में, तो ऑनियंस के भाव बढ़ाने के लिए, उनसे ज़्यादा प्राइसेस रिकवर करने के लिए हम ऑनियंस को जानबूझ के गोडाउन में रख देते हैं, ताकि सप्लाई रुक जाए और ऑनियन का प्राइस बढ़े। ये बिज़नेस की ज़िम्मेदारी है कि वो कोई ऐसी स्कैरसिटी पैदा ना करें। स्कैरसिटी मतलब कमी ना पैदा करें किसी भी प्रोडक्ट की। हर प्रोडक्ट का कंटिन्यूअस सप्लाई होना चाहिए मार्केट में। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स यूज़ नहीं करने हैं। कई ऐसे बिजनेस यूनिट्स होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए इस तरह से वो एडवर्टाइज करते हैं जो मोस्टली मिसलीडिंग होते हैं, लोगों को गुमराह करने वाले होते हैं। कभी कभी कस्टमर्स ऐसी चीज़ों, ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स के अट्रैक्शन में आकर के चीज़ों को खरीद भी लेते हैं, लेकिन खरीदने के बाद उनको चीटेड फील होता है। क्यों? क्योंकि जो उनको प्रॉमिस किया गया था कि आपको इस प्रोडक्ट से ये फ़ायदा मिलेगा, ऐसा उनको मिला नहीं। इसीलिए जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आफ्टर सेल सर्विस। आपने सेल कर दिया, इस पे आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। आपके बिजनेस यूनिट की ज़िम्मेदारी एक्चुअली यहाँ से शुरू होती है, सेल करने के बाद। जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके ग्रीवेंसेस हैं, ग्रीवेंसेस मतलब हमारी प्रॉब्लम्स, उनको रिड्रेस करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक सर्विस सेंटर होना चाहिए। आप अवेलेबिलिटी रखिए। या तो कस्टमर जो है नहीं जब पसंद करता, तो उसको वापस भी कर सकता है चीज़ को। ये कस्टमर का लीगल राइट है और कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, तो वो उससे वो प्रोडक्ट वापस ले भी सकता है। अगर कस्टमर चाहे तो वापस दे सकता है। अगर उसको कोई दिक्कत है जो वो सुधारना चाहता है, तो वो उसको सुधार के भी देंगे कंपनी वाले। अगर यूनिट जो है इसको मानता है, अपनी गलतियों को मानता है, तो यूनिट का सोशल स्टेटस एक्चुअली बढ़ता है, लोग उस पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। अगर फोर्स किया जाए कि भई, जैसे हमने पढ़ा भी है क्लास 12th में, शायद मैंने ये पढ़ा है कि आप, अगर आपके साथ कोई चीटिंग हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, तो आप सरकार के पास जा सकते हैं, कानून बनाए हुए हैं।
तो ऐसे में क्या होता है, हमारी कंपनी की ही वैल्यू डाउन हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने काम तो किया, हमने सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व तो किया ना, चाहे वो सीधे तरीके से किया हो या कानून के जरिए जा करके किया हो। तो बेटर क्या है, सीधे तरीके से उनकी प्रॉब्लम को सुनना और सॉल्व कर देना, ना कि कानून के पास बात को पहुंचने देना। ये जिम्मेदारी बिजनेसमैन की होती है। अब आती है कि बिजनेस की सप्लायर्स की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कोई भी बिजनेस यूनिट तभी ही काम कर सकता है जब उसके पास अच्छे क्वालिटी के गुड्स का कंटिन्यूस सप्लाई हो। मैं बेच तब पाऊंगी जब कोई मुझे देगा, तो मेरे पास अगर सप्लाई होगा तो ही तो मैं आगे दूंगी ना। तो ये सप्लाई किसी की भी हो सकती है, फिजिकल मटेरियल की हो सकती है या सर्विसेज की। फिजिकल मटेरियल यानी गुड्स। एक्सटर्नल फैक्टर जो किसी बिजनेस के सक्सेस में काम आता है वो है आपका सप्लायर। और सप्लायर की तरफ क्या क्या जिम्मेदारी है वो देखो। सबसे पहला कि जो आपको चीज चाहिए उसके बारे में उसको आप एडवांस में बता दीजिए। अगर इमरजेंसी है तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज आपको एडवांस में बताना है कि ये डिमांड आने वाली है, मुझे इस गुड की जरूरत पड़ेगी, ताकि कंटिन्यूस सप्लाई हो सके। साथ साथ में आपका कंटिन्यूटी बनता रहेगा प्रोडक्शन का, प्लस बिजनेस का स्टेटस भी अच्छा बनता रहेगा। फिर आता है क्लैरिटी ऑफ क्वालिटी एंड स्किल्स। यूनिट को क्लियरली बताना है कि किस तरह की क्वालिटी की ज़रूरत है मार्केट में, किस तरह के रॉ मटेरियल्स लेने हैं, कैसी सर्विसेज देनी है। तो सप्लाई तो होता रहेगा, लेकिन अच्छी चीज़ों का होता रहेगा, क्वालिटी वाली चीज़ों का होता रहेगा। और टाइमली पेमेंट्स, आपका सप्लायर आपको दे रहा है तभी आप आगे बेच पा रहे हो, तो ऐसे में आपको उसको सही से टाइम पे पेमेंट करना है, ताकि वो भी आगे से रॉ मटेरियल खरीद सके और अपने लेबरर्स को पेमेंट कर सके। गवर्नमेंट की तरफ क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ आती हैं? बिज़नेस यूनिट को अपने सारे कानूनों के हिसाब से ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। तो पहली-पहली ज़िम्मेदारी है कि आप इन कानूनों को ध्यान में रखें, इनका आप वो ना करें, उल्लंघन ना करें। आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इन कानूनों को आप फ़ॉलो करें, जो भी गवर्नमेंट ने बनाए हैं। टैक्सेस को ऑनेस्टली पे करें, जितने भी टॉक टैक्सेस हैं ऑन टाइम जो गवर्नमेंट आपको लगा रही है, जितना आपका प्रॉफिट है उसको सही से दिखाएं, उस पे टैक्सेस जो आ रही हैं वो भी सही से पे करें। पार्टिसिपेशन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम, सरकार के जो प्रोग्राम सरकार अरेंज करवाती है आपके कंट्री के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए, उनमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है। यूनिट को ऐसे पब्लिक पार्टिसिपेशन प्रोग्राम से भी फायदा होता है। कैसे? वो अपने लोगों को बढ़ा सकते हैं, कस्टमर्स को बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल है क्लीन इंडिया कैंपेन, सरकार ने लॉन्च किया है, तो कई सारे यूनिट्स ने इसमें पार्ट लिया। जिन यूनिट्स ने इसमें पार्ट लिया तो लोगों को लगता है कि हाँ ये एक अच्छी कंपनी होगी, हमको उनसे चीजें खरीदनी चाहिए। टू पार्टिसिपेट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो हैं उनको लागू करने में हमें सरकार की मदद करनी है। सिंपल सी बात है, आपने देखी होगी अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया 2020 में। वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी तब तक सिर्फ कागजों पे रहेगा जब तक स्कूल्स, टीचर्स, चिल्ड्रन और पेरेंट्स हमारा साथ नहीं दे देंगे, सरकार का साथ नहीं दे देंगे। तो ऐसे में सरकार कोई भी पॉलिसी लेकर के आए देश के लिए, जिम्मेदारी किसकी बनती है? उसको बढ़ावा देने की, उन पर्टिकुलर लोगों की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्कूल्स के लिए थी, टीचर्स के लिए थी, बच्चों के लिए थी, पेरेंट्स के लिए थी। तो ये उन लोगों को बदलाव लाना पड़ेगा, वरना वो पॉलिसी पेपर पे ही रह जाएगी। यूनिट की भी जिम्मेदारी, बिजनेस की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में वो सरकार का साथ दें। लास्ट आता है सोसाइटी की तरफ आपकी क्या जिम्मेदारी है। पीटर एफ ड्रकर, जो कि एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने सही से कहा है कि कोई भी मैनेजमेंट बिजनेस का ऐसे करना चाहिए ताकि यूनिट का भी फायदा हो और सोसाइटी के कई सारे सेक्शंस जो भी आपके हैं, लोग हैं, उनका भी फायदा हो। बिजनेस मैनेजमेंट में आपको सोसाइटी का इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट दोनों को ध्यान में रखते हुए चलना है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है? उनके पैसे का आपको नुकसान नहीं करना। सोशल इंटरेस्ट क्या है? उनके सारी जो मॉरल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको भी ध्यान में रखना है। तो क्या क्या जिम्मेदारी है सोसाइटी की तरफ? सबसे पहला तो एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करिए। यूनिट को ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस यूज करना है ताकि कम से कम पोल्यूशन क्रिएट हो और एनवायरनमेंट आपकी साफ सुथरी रहे। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कोई भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है
वो कंबाइंड रिजल्ट होता है आपके यूनिट का पर्सनालिटी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का। यानी आपका यूनिट जैसे प्रोग्रेस करेगा तो आपका नेशन भी प्रोग्रेस करेगा। यूनिट को अपने कंट्री के डेवलपमेंट में हिस्सा लेना है। कैसे? उनके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको बड़े अच्छे से यूज करके। ठीक है। गिव इम्पोर्टेंस टू द रिसर्च प्रोग्राम्स, कि आप कुछ नई चीजें लेकर के आएंगे तो कंट्री डेवलप करेगा। पुराने मेथड से हमेशा नहीं चला जा सकता, ये बात हमारे ध्यान में होनी चाहिए। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके बिजनेस यूनिट का जो प्रॉफिट है वो कुछ हिस्सा रिसर्चेस में लगाते हैं, ताकि अपना यूनिट जो है वो प्राइम पोजीशन पे रहे। यानी कुछ ना कुछ नया लेकर के आते हैं वो। यूनिट को रिसर्च को भी ध्यान देना बड़ा जरूरी है, और सोसाइटी के हिसाब से उनको गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहिए। इमरजेंसी में काम आइए। नेचुरल कैलामिटीज आ गई, जैसे कि फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो आपको सरकार को और जो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आपको हेल्प करना है। कंजर्वेशन ऑफ सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज। हेरिटेज का मतलब है हमारी धरोहर, हमारी जो पुरानी बातें हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारी सारी पुरानी बातें गलत हैं, या हमें एक्चुअली हमारा जो पास्ट है उसको प्रिजर्व करके रखने की जरूरत है। आप कैसे अपने कंट्री की सोशल और कल्चरल लेगेसी को प्रिजर्व करके रखते हैं, कैसे उसका आप ध्यान रखते हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के जरिए, ये आपको ध्यान देना है। आपको ऐसे मीडियम्स यूज करने हैं ताकि आपके कस्टमर का कल्चरल वैल्यू इफेक्ट ना हो। एग्जाम्पल है डिपिक्शन ऑफ ओबेसिटी, यहाँ पर ओबेसिटी लिखा हुआ है, और अपार्थिड कंसेप्ट शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन एडवर्टाइजमेंट। कहने का मतलब आपको ऐसी ऐसी चीजें, ऑब्सैनिटी मतलब क्या, आपको ऐसी ऐसी चीजें नहीं यूज करनी आपके एडवर्टाइजमेंट में जो देखने में अच्छी ना हो, है ना, या जिसका हमारे समाज पे एक बुरा इफेक्ट पड़े। आपको कुछ ऐसा करना है कि आपके समाज की कल्चरल वैल्यू बनी रहे। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूं। सपोज कर लीजिए आपने वो डिटॉल वाला ऐड देखा होगा जिसमें बेटा अपनी मम्मा के लिए कोई गिफ्ट लेकर के आता है, और वो पैसे अपने गुल्लक से निकालता है। तो जब वो निकाल रहा होता है तो उस बेटे को लग जाती है चोट हल्की सी। तो उसकी मम्मा उसको बोलती है कि तुमने क्यों किया, मुझसे पैसे ले लेते। तो बेटा कहता है कि मैं आपके बर्थडे के लिए गिफ्ट लेने जा रहा था, पैसे आप ही से लूंगा। तो कहने का मतलब वो एक वैल्यू इम्पार्ट करना चाहते हैं आजकल के बच्चों में, कि आपको अपनी मम्मा के साथ कैसे बिहेव करना है। सिंपल सी बात है, एडवर्टाइजमेंट में ऐसे जो है कंसेप्ट्स देने चाहिए कि आपकी सोसाइटी और अच्छी बने, ना कि बुरी बने। सिक्स्थ पॉइंट जो है सोशल एनकरेजमेंट में पार्टिसिपेट करना। आपको सोशल डेवलपमेंट अगर करना है, सबका विकास करना है, तो सोसाइटी में इक्वालिटी होना बड़ा जरूरी है। बिना इक्वालिटी के कुछ नहीं हो सकता। ये जो इक्वालिटी है वो आप कैसे ला सकते हैं? हर किसी को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देकर, हर किसी को बरोबर का मौका देकर। बिजनेस यूनिट्स को ऐसे मौके खड़े करने हैं वीकर सेक्शंस के लिए भी। यहाँ पर इन मौकों से उनका मतलब है कि आपको उन वीकर सेक्शंस के लिए भी काम करना है जो आपकी नज़र में भले छोटे हैं, लेकिन उनको आपको बराबरी का दर्जा देना ज़रूरी है। फिर आती है पॉइंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की। अगर आपका यूनिट प्रोग्रेस पे जा रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है, अचीव कर रहा है, तो आपको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहिए। नेशनल ग्रोथ रेशियो, नेशनल इक्वालिटी आप तभी ही ला सकते हैं जब आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को खड़ी करेंगे। सबको जॉब करने का अधिकार है, सबको ग्रो करने का अधिकार है, ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। फिर आती है लास्ट पॉइंट, वो है आपका मेंटेन ह्यूमन राइट्स। जो आपके ह्यूमन राइट्स हैं उनको आपको किसी का खलन नहीं करना है, आपको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी को भावनाओं से भी ठेस नहीं पहुंचानी है। ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप नेचुरल और कॉन्स्टिट्यूशनल ह्यूमन राइट्स दोनों को मेंटेन करें। कॉन्स्टिट्यूशनल ह्यूमन राइट्स क्या है ये तो सबको पता है। नेचुरल ह्यूमन राइट्स क्या है? किसी इंसान का दिल ना दुखाना, किसी से ढंग से बात ना करना तो इंसान दुखी हो जाए, ऐसा सब कुछ अपने को नहीं करना। हमें सबके साथ एक सभ्य व्यवहार रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो आती है इस पर्टिकुलर चैप्टर की, वो है बिजनेस यूनिट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। आपका बिजनेस कैसे एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर सकता है। वर्ल्ड में बड़ी प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग की, और उसको खत्म करने के लिए बहुत सारे एक्शंस लिए गए हैं, लेकिन बिजनेस यूनिट को भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए।
ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की कि जो गवर्नमेंट ने एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लाए हैं कि आपको ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में 4 अलग-अलग सेक्टर्स आते हैं। एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन आप कैसे कर सकते हैं, अपनी एनवायरनमेंट को आप कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है लैंड एंड फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन। कोई भी यूनिट को बनाने के लिए लैंड की ज़रूरत होती है। अगर आप इस लैंड को हासिल करने के लिए ट्रीज़ को कट डाउन कर रहे हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि उतने ही नए ट्रीज़ आप प्लांट और करें। साथ-साथ में आपकी ये भी ज़िम्मेदारी आती है कि आपके जो आस-पास का फर्टाइल लैंड है, मतलब फर्टाइल लैंड का मतलब क्या? जो उपजाऊ है, जहाँ पर प्लांट्स उगाए जाते हैं, एग्रीकल्चर का काम होता है, उसको आपको गंदा नहीं करना। आपको वहाँ पर अपना वेस्ट और केमिकल नहीं डालना है। अदरवाइज़ सोसाइटी भी आपके लिए कोई एक्शन लेने में वो पीछे नहीं रहेगी, सोसाइटी भी आपके खिलाफ एक्शन लेगी और सोशल एक्सक्लूजन हो जाएगा यूनिट का। कोई भी इंसान उस पर्टिकुलर यूनिट की इज़्ज़त नहीं करेगा। सेकंड आता है प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। आपका जो ये पॉल्यूटेड लिक्विड और सॉलिड वेस्ट निकलता है प्रोडक्शन के दौरान, उसको आपको ऐसे डिस्पोज करना है, ऐसे उसका अरेंजमेंट करना है ताकि वाटर रिसोर्सेज जो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं वो पोल्यूट ना हो। थर्ड नंबर आती है हवा और दूसरी गैसेस को प्रिजर्व करने की। आपको अगेन ऐसे अरेंजमेंट्स भी करने हैं ताकि एयर पोल्यूशन में बढ़ावा ना हो। आपको सॉलिड, लिक्विड और एयर वेस्ट को ऐसे डिस्पोज करना है या ऐसे मैनेज करना है ताकि एयर पोल्यूशन बढ़े ना। पास्ट में टॉक्सिक गैसेस को लीकेज जब हुआ था तो बहुत से यूनिट्स में लोगों की जानें गई, फिजिकल डिफॉर्मिटी हुआ, मतलब कई लोगों को फिजिकली बड़ी तकलीफें हुई, उनके बच्चों में भी तकलीफें वो आई। तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो आपका सोसाइटी का जनरल हेल्थ है उसका आप ध्यान रखें। टॉक्सिक गैसेस वो होती हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। प्रिवेंटिंग नॉइज़ पॉल्यूशन, कई मशीनरीज़ ऐसी होती हैं कि या तो जब फैक्ट्री बन रही होती है तो बहुत सारी आवाज़ आती है। आपको ऐसी मशीनरीज़ लानी है या ऐसे कंस्ट्रक्शन करना है फैक्ट्री का कि नॉइज़ पॉल्यूशन बढ़े नहीं उल्टा घटे। लास्ट पॉइंट जो आता है इस पर्टिकुलर चैप्टर का वो है आपका बिज़नेस एथिक्स। अच्छा, एक सिंपल सी बात मैं अगर आपसे पूछूँ, एथिक्स का मीनिंग क्या होता है? एथिक्स का मीनिंग होता है ऐसे व्यवहार करना या ऐसे बिहेव करना जो सही है। एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर और कैरेक्टर कि आपको ऐसे-ऐसे व्यवहार करना है, ऐसे-ऐसे बिहेव करना है, आपके ये अंदर मन में सही बात अगर है तो ये सही है, गलत है तो गलत है। ऐसे प्रिंसिपल्स को जो डिस्कस करते हैं या ऐसे स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करते हैं, कई बार इनका डिस्कशन होता है बिज़नेस में और आपको इम्प्लीमेंट आप तब करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है ह्यूमन रिलेशन में और इसी को अपने बोलेंगे बिज़नेस एथिक्स। एग्ज़ाम्पल है फ्रॉड, ब्राइब। फ्रॉड का मतलब है दूसरों के साथ धोखाधड़ी करना, ब्राइब का मतलब है अ, टेबल के नीचे से पैसे लेकर के काम करना। मेन डिफरेंस क्या है एथिक्स, रूल्स और लीगल रेगुलेशंस के बीच में? वो ये कि एथिक्स हम लोग किसी पे थोप नहीं सकते। एथिक्स जो है हम थोप नहीं सकते लेकिन लीगल रेगुलेशन थोप सकते हैं। बिजनेस यूनिट अगर सच सच में एथिकल प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करता है तो दूसरे लोग भी ऐसी एक्टिविटीज में या एथिकल वैल्यूज में अपने आप को आगे लाएंगे। प्लस साथ साथ में एक बिजनेस यूनिट अगर अच्छे से काम कर रहा है तो वो दूसरे से भी उम्मीद लगाएगा कि आप भी एथिकली काम करें। जब कभी भी बिजनेस एथिक्स को उल्लंघन किया जाता है, वायलेट किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि बिजनेसमैन को स्पीडी और ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है। लेकिन ऐसे में हमने देखा है, नोटिस किया है कि जो लोग एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं यानी एथिक्स से वायलेट नहीं करते यानी उसका उल्लंघन नहीं करते, वो लंबे समय के लिए टिकते हैं, प्लस उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी होती है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप अपनी लालच में अपने एथिक्स को भूल जाएँगे, तो आगे चल कर के ज़्यादा टाइम के लिए आप टिक नहीं पाएँगे, आपका प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप अभी एथिक्स को अपने मेंटेन करते हैं, तो आप भले अभी इतना ज़्यादा प्रॉफिट ना अर्न करें, लेकिन आगे चल कर के आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और आप लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव भी कर पाएँगे। बिज़नेस एथिक्स के क्या-क्या एलिमेंट्स हैं देखें। एथिकल बिहेवियर बिज़नेस के लिए भी अच्छा है, सोसाइटी के लिए भी अच्छा है।
दोनों को एथिकली बिहेव करना चाहिए। अगर किसी यूनिट में वैल्यूज हैं, एथिक्स हैं, तो उसी यूनिट में राइट एटमॉस्फेयर भी आ जाएगा। उसके एलिमेंट्स देखें। सबसे पहला कि एथिकल वैल्यूज जो हैं ये कमिटेड होनी चाहिए टॉप लेवल मैनेजमेंट के जरिए। टॉप लेवल मैनेजमेंट का रोल यहाँ सबसे ज्यादा होता है। अगर सिंपल सी बात है, जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे बच्चे होते हैं, तो अगर आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो अगर आपके एथिकली बिहेव करते हैं, तो ही आप एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि मिडिल और बॉटम लेवल वाले एथिकली बिहेव करेंगे। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं उनको हमेशा कमिटेड रहने की ज़रूरत है, तभी जाकर के ये रिजल्ट आ पाएगा। अपने वैल्यूज से, अपने बिहेवियर से जब वो पूरे यूनिट को इंस्पायर करेंगे, और वही लोग हमारे लीडर्स होते हैं, तभी पूरा बिजनेस यूनिट एथिकली काम करेगा। फिर आती है बात पब्लिशिंग डायरेक्शनल रूल्स। हम बोल सकते हैं कि एथिक्स को, जैसे अभी अपन ने ऊपर बोला कि एथिक्स को किसी पे थोपा नहीं जा सकता, लेकिन एम्प्लॉयज के ऊपर आप जरूर थोप सकते हैं। कैसे? उनके लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करिए रिटर्न फॉर्म में, ताकि एम्प्लॉयज को इंस्पिरेशन मिले प्लस डायरेक्शन भी मिले कि हमको किस सिचुएशन में कैसे काम करना है। थर्ड पॉइंट आती है स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन की। आपके जो डिसीजंस हैं जो आप लेते हैं यूनिट में, जो भी डिसीजन यूनिट लेता है उस पर्टिकुलर डिसीजन में आपके एथिकल प्रिंसिपल्स होने चाहिए। मतलब आप जो डिसीजन लें वो सबकी भलाई के लिए होना चाहिए, प्लस साथ साथ में उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। मतलब जो भी आपने डिसीजन लिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस हवा में बातें हो रही हैं, वो चीज़ इम्प्लीमेंट भी होनी चाहिए, वैसे चैनल्स भी होने चाहिए, और उस चीज़ को हमें एक्चुअल में करना भी है। पार्टिसिपेशन होना चाहिए एम्प्लॉयज़ का आपके डिसीजन मेकिंग में। क्यों? क्योंकि जब आप एम्प्लॉयज़ को डिसीजंस में इन्वॉल्व करते हैं तो आपके एम्प्लॉयज़ के भी एथिकल वैल्यूज़ और सक्सेसफुल बनेंगे, प्लस आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे हो क्या रहा है। फाइनली एवेल्यूएशन ऑफ रिजल्ट्स। जो भी आपने काम किया या जो भी आपने एथिकल स्टैंडर्ड्स को अपनाया या जो भी कुछ किया, आपको ज़रूरी है कि आप उसका फीडबैक लें, प्लस उस फीडबैक से कुछ समझें। जो भी आपने डिसीजंस लिए, क्वालिटेटिव कंसेप्ट्स थे, मतलब क्वालिटी के रिलेटेड, या जैसे भी आपने एथिकल स्टैंडर्ड्स को अपनाया, उनका क्या असर पड़ा, क्या फीडबैक है उसका, वो आपको ध्यान में रखना है। चलो, कंप्लीट हो गया चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शंस में जाकर के टाइप कर दीजिए। आई विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू हेल्प यू। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप जाके उसमें लिख सकते हैं। अगेन थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। हैव अ गुड डे।